हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का गुरुजी स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले सभी क्वेश्चन पिछले 20 वर्षों में किसी भी एग्जाम में ये प्रश्न आए हो, उन सभी को इस एक वीडियो में कवर करने की कोशिश की गई है। तो आप फ्रेंड्स इस वीडियो को पूरी देखिएगा तथा साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा। तो देख लेते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के काल के बारे में। इसकी काल अवधि कितनी रही? तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की इसकी काल अवधि मानी जाती है। और सिंधु घाटी सभ्यता की जब खोज की बात आती है फ्रेंड्स, तो राय बहादुर दयाराम साहनी इनका नाम आता है, जो कि 1921 में इसकी खोज की थी। दोनों ही अपने आप में बहुत ही बार पूछे गए प्रश्न है, तो दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व काल अवधि और खोज राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में इन्होंने इसकी खोज की। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को कन्या नाम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब इस कांस्य युगीन क्यों कहा जाता है, कारण क्या है इसका कहने का? तो देखिए फ्रेंड्स, कारण की बात यह है, एक धातु होती है कांसा, जो कि तांबा और टिन से मिलकर बनती है। और सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कांसा बनाने का ज्ञान रखते थे। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात आती है यहाँ के मुख्य निवासियों की। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ के मुख्य निवासी थे द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय। प्रमुख बंदरगाह की बात करें तो लोथल और सुदकोता यहाँ के प्रमुख बंदरगाह थे। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी और यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। देखिए फ्रेंड, हम कॉपी में आज में हिंदी लिखने की बात करें या देवनागरी लिपि, तो हम बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं, जबकि सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो दाएं से बाईं ओर, इधर सीधे हाथ से लिख के इधर को बढ़ते थे। तो ये ध्यान रखिएगा आप, सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी लिपि दाएं से बाएं ओर को लिखी जाती थी। और देखिए, इसमें बात हुई है भाव चित्रात्मक की। तो देखिए मैं फ्रेंड्स आपको दिखा देता हूँ भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है। देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि है उसके अक्षर हैं। तो ये पहले तो मैंने बताया आपको, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। और दूसरा, ये शब्द ना होकर ये भाव चित्रात्मक थे। इसमें चित्र होते थे लिपि शब्दों की जगह, और चित्रों से ही भाव निकलता था, भाव की उत्पत्ति होती थी, जिससे उस सेंटेंस का अर्थ पढ़ा जा सकता था। लेकिन ये अपने आप में विडंबना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की आज तक लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। आइए वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु समाज मात्र सत्तात्मक था। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रामीण सभ्यता कौन सी थी और नगरीय सभ्यता कौन सी थी। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु सभ्यता। तो सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और जब पढ़ेंगे हम ग्रामीण, तो अगली वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ से सिंधु सभ्यता में एक पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है। इस मोहर में 4 जानवर है। कई बार पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उन 4 जानवरों से क्या करता है एग्जामिनर, कोई से 3 नाम दे देगा और चौथा आपसे पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा उसमें था। यह 4 देके आपसे पूछ लेगा इनमें से कोई सा नहीं था। तो आपको चारों ही जानवर पता होने चाहिए। देखिए, गेंडा, भैंसा, हाथी और बाघ, ये 4 जानवर थे जो कि पशुपति मोहर जो प्राप्त हुई है उसमें एक तरफ 2 जानवर हैं और एक तरफ 2 जानवर अंकित हैं। अब मैं देखिए आपको दिखा भी देता हूँ वो मोहर कौन सी है। मैंने कुछ चित्र भी लिए हैं आपको दिखाने के लिए। देखिए, ये पशुपति की मोहर है, और देखिए इस पशु मोहर में 2 जानवर इधर हैं और 2 जानवर इधर हैं। तो देखिए, ये तो गेंडा है ऊपर, ये भैंसा है, ये हाथी और ये बाघ। 4 जानवर इसमें मोहर में अंकित हैं। आइए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण। देखिए, उत्तर, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इसमें कहाँ से कहाँ तक ये इसकी सीमाएं लगती थी। तो उत्तर की बात करें तो मांडा, जम्मू कश्मीर में, जो कि उत्तरी सीमा थी सिंधु घाटी सभ्यता की। और इन चारों ही सीमाओं को आप अच्छे से याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में कोई सी सीमा पूछ ली जाती है कि एग्जामिनर पूछ ले कि आपसे उत्तर सीमा कौन सी थी, आपको पता होना चाहिए मांडा थी। दक्षिण सीमा की बात करें तो दैमाबाद, जो कि अहमदनगर में पड़ता है और महाराष्ट्र के अंदर है। तो दैमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी सीमा का स्थल था। अब बात करें पश्चिम स्थल की, तो पश्चिम स्थल में आता है सुत कांगेडोर, बलूचिस्तान, पश्चिम में पड़ता है ये। तो सुत कांगेडोर बलूचिस्तान पश्चिम की थी। और पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ में है और मेरठ यूपी में आता है, तो ये पूर्वी सीमा थी। अब मैं आपको मैप में भी दिखा दे दूंगा, जिससे आपको ये आसानी से याद हो जाए, आप इनको आसानी से समझ जाएं। एक बार इसमें देख लीजिएगा, मांडा उत्तर सीमा, दक्षिणी सीमा दैमाबाद, आलमगीरपुर पूर्वी सीमा और सुत कांगेडोर
आपकी पश्चिमी सीमा थी। अब देखिए मैंने मैप में लिया है, इस मैप के द्वारा मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने आपको बताया, देखिए सबसे उत्तरी सीमा क्या थी, सबसे उत्तरी सीमा मांडा थी। पश्चिमी सीमा मैंने आपको सुत कांगेडोर बताई, और आलमगीरपुर मेरठ में ये पूर्वी सीमा है, और दैमाबाद महाराष्ट्र में ये सबसे दक्षिणी सीमा है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र फैला था। इस तरह से देखिए यहाँ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, और इधर गुजरात, और यहाँ यूपी, और इधर जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यहाँ तक इन सब राज्यों में ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था। और बाकी पाकिस्तान से लेके इधर बलूचिस्तान तक का क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र आता है। अब देखते हैं फ्रेंड, एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, कहाँ से क्या मिला, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से क्या मिला। कई बार इसमें कई सीधे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में रखे मिलते हैं। पहला है अग्निकुंड। अग्निकुंड की बात की जाए तो लोथल और कालीबंगा दो जगहों से अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। लोथल और कालीबंगा दोनों ही जगहों से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है। जुते हुए खेत के साक्ष्य तो कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मिट्टी की बनी घोड़े की प्रतिमा ये प्राप्त हुई है लोथल से। मनके बनाने के कारखाने ये भी लोथल और चंदू होटलों से प्राप्त हुए हैं। और देखिए लोथल कहाँ है, मैं आपको ये भी बता दूं, लोथल गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में है। और देखिए कालीबंगा राजस्थान हो गया, लोथल गुजरात हो गया, गुजरात, और चंदू होड़ो पाकिस्तान में है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ये भी पूछ लेता है कि कौन सा स्थल किस देश में स्थित है। अन्नागार जो प्राप्त हुआ वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी एक इमारत है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति ये भी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। और चावल के दाने रंगपुर एवं लोथल यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और चावल के दाने प्राप्त हुए तो इससे पता चलता है कि यहाँ धान की खेती भी होती थी। घोड़े के अस्थि पंजर की बात करें तो सुतकोतता, कालीबंगन एवं लोथन इन तीन जगह से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। तो आप इनको इसी तरह से अपने नोट्स बना लीजिएगा, जिससे आपको आसानी पड़े याद करने में। और देखिए मूर्ति है जो मैंने आपको बताया, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति, मैंने ऊपर आपको बताया, देखिए ये नर्तकी की कांस्य की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो वो मूर्ति ये है, आप देखिएगा। अब कुछ अन्य प्रमुख तथ्य और हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, उनको भी देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी, तो गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता की दो प्रमुख फसलें थीं। तोल की इकाई 16 के अनुपात में थी और दशमलव प्रणाली पर आधारित बांटों का प्रयोग करते थे। एक शब्द आता महलुआ, कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि महलुआ किस सभ्यता से रिलेटेड है, किस सभ्यता से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया ये मिस्र की सभ्यता है, इसके अभिलेखों में वर्णित शब्द जिसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेसोपोटामिया की एक सभ्यता थी मिस्र की सभ्यता, उसके अभिलेखों में वर्णित शब्द है महलुआ, और जिसका संबंध माना गया है सिंधु सभ्यता से। तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता की, जो स्वास्तिक चिन्ह है, स्वास्तिक चिन्ह भी देखिए स्वास्तिक चिन्ह से बनता है। तो स्वास्तिक चिन्ह जो देन है वो सिंधु सभ्यता की देन मानी जाती है। और देखिए इस तरह की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जिससे चलता है पता कि ये चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता से हमें प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। समाज में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। इस सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे और उन बर्तनों पर काले रंग के डिजाइन बनाते थे। लाल रंग के बर्तन बनते थे लाल मिट्टी से, और उन पर काले रंग के डिजाइन होते थे। मैं आपको दिखा दूं, देखिए इस तरह से लाल मिट्टी के बर्तन बनते थे और उन पर एक काले रंग से उन पर डिजाइन बनाया जाता था। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन की कला थी बनाने की। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु सभ्यता के नगरों के विन्यास में ग्रिड पत्ती अपनाई गई थी। देखिए आपने कई बार सुना होगा ग्रिड पत्ती अपनाई गई। ग्रिड पत्ती होती कौन सी है, देखिए जब इस तरह से सीधे और बिल्कुल रेखाएं आपस में समांतर पर एक दूसरे को काटती हैं तो ये इसे कहते हैं ग्रिड। अब देखिए सिंधु सभ्यता का एक शहर है, उस शहर को आप देखिएगा, इसको मैं जूम कर देता हूँ। जो कि फ्रेंड्स देखिए इसमें एक रास्ता गया, सीधा गया, इसके अलावा देखिए रास्ते जो इधर भी गए ये भी सब सीधे रास्ते पे गए 90 पे, इधर भी रास्ता 90 पे। तो जो भी रास्ते गए हैं सिंधु सभ्यता में, एक तो नगरीय सभ्यता थी और दूसरा ग्रिड पत्ती थी नगरों में, कि रास्ते बिल्कुल सीधे समकोण पर काटते हुए बिल्कुल सीधे थे, ऐसे नहीं थे घुमावदार रास्ते इस तरह से। तो यही सिंधु घाटी की सभ्यता की एक विशेषता है कि यहाँ पर
गिड़ पत्ती अपनाई गई थी। और देखिए एक पॉइंट और है, हड़प यहाँ पर दोनों तरह की शव को दफनाने शवाधान की सबूत प्रमाण मिले हैं। एक तो शवों को दफनाने के और जलाने के भी। अब बात करने अगर दफनाने की, तो हड़प्पा में शवों को दफनाने के प्रमाण मिले हैं और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ही तरह के समाधान की प्रथा थी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही सिलेक्टेड और पिछले 20 सालों से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उन सभी क्वेश्चनों को एक ही वीडियो में कवर कर लिया। और आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखेगा, जिससे आपको ये सभी पॉइंट्स अच्छे से याद हो जाएं और एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो फ्रेंड, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम कवर करेंगे ग्रामीण जो सभ्यता कहलाती है, वैदिक सभ्यता, उसको इसके अगले नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।